हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पांडे है और पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं 66th बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। कल जैसा आप सभी जानते हैं 66th बीपीएससी की मार्कशीट रिलीज़ हुई है। मुझे GS2 में 138 नंबर मिले हैं और हमारे पीसीएस प्रबोध ग्रुप पे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं। बहुत सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो अपने आंसर कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज अपनी GS2 का एक ये मॉक टेस्ट की कॉपी है जो कि मैंने बीपीएससी पाठशाला में अपीयर होते समय दी थी, मैं वो लेकर के आ रही हूँ। मैं बहुत अच्छा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन आप इस कॉपी को एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं कि जैसे GS2 में मुझे 138 नंबर मिले हैं, तो जिन लोगों को इससे कम नंबर मिले हैं वो ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका फोकस एरिया रहना चाहिए, जैसे जो आप इम्प्रूवमेंट अपना कर सकते हो। और जिसे ज़्यादा मिले हैं उससे भी आप इस कॉपी को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने और कहाँ कहाँ अच्छा लिखा होगा। तो आप इस कॉपी को एज अ बेंचमार्क यूज़ करके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ अपने लिए निकाल सकते हो। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये था कि decentralization of power is the mainstay of democratic governance and local self-government plays an important role in accomplishing this objective। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है और स्थानीय स्वशासन इस उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इस कथन को क्रिटिकली एग्जामिन करना था इन द कंटेक्स्ट कि जब से हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हुआ है। तो ये प्रश्न था, तो इस प्रश्न को मैंने कैसे टैकल किया। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये इसमें प्रश्न में पूछा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो कोई भी प्रश्न आप पढ़ें, सबसे पहले आप ये देख लें कि उस प्रश्न का सार क्या है, वो क्या जानना चाहता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से आम लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ले आया जब से 73rd अमेंडमेंट प्रैक्टिस में आया। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है शुरुआत की है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक कोटेशन सबसे पहले लिख दी है महात्मा गांधी जी की कि पंचायती राज के इस्टेब्लिश होने से जो आम लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे सिटीजन्स हैं, उनके हाथ में कितनी बड़ी पावर आ जाती है। एक मैंने कोटेशन से शुरुआत की इस क्वेश्चन की। आप कोई भी कोटेशन यूज कर सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कोई भी कोटेशन या करंट का जो भी चल रहा हो सिनेरियो, कोई भी आप एक ऐसा साइटेशन, मोदी का स्टेटमेंट या इवन कोई भी जो है पावरफुल लीडर, आप उनका स्टेटमेंट साइट करके वहाँ से आप अपने आंसर की शुरुआत करो। इसके बाद देखिए फिर मैंने इसको कैसे किया। फिर सबसे पहले मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और उसे भी बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपनी भाषा में एक लाइन में लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट ग्रास रूट लेवल। आपको कोई हैवी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, एकदम बहुत ही सिंपल बेसिक भाषा में एक लाइन में बता देना है कि क्या है। इसके बाद मैंने इसमें बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इन्विसेज करता है, तो वो 7 शेड्यूल के थ्रू करता है, जहाँ पे कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को बांट दिया है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ही एक और चीज़ कर दी कि मैंने यहाँ पे देखिए डिफाइन कर दिया है पिक्टोरियल फॉर्म में कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो, जैसे आप ये देखोगे ना, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, तो जब यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट से चीज़ें स्टेट लिस्ट में जाती हैं तो दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और स्टेट लिस्ट से जब चीज़ें यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं दैट मीन्स कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने इसे बस एक ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दिया है, ये एग्जामिनर देख करके समझ जाएगा कि मैं उसे क्या कन्वे करना चाह रही हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग है। अच्छा, अब इसके बाद में आप आगे चलो। फिर देखो, फिर मैंने कैसे बताया, जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हमारे लोगों के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कैसे कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मैंने इसके लिए ऐसे कर दिया कि मैंने एक बना लिया काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जैसा ही है, एक पिक्चर मैंने बना दी। उसमें मैंने पहले दिखाया कि डिसेंट्रलाइजेशन से लोगों का पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, उससे इन्वॉल्वमेंट मास होता है, फिर ये इफ़िशिएंट और इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, और ये हमें एम्पावर करता है लोअर सेक्शन के लोगों को। दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो ग्रास गवर्नमेंट स्कीम है वो ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, और इन सब की वजह से वी कैन अचीव कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ
डिसेंट्रलाइजेशन इन द ट्रू सेंस। तो आप देख लो कि मैंने एक शुरू के पेज में आंसर के पूरा जो था क्वेश्चन का जो पूरा क्रक्स था, मैंने पहले पेज में उसको वहीं पे ही टैकल कर लिया है कि जो जो इन्होंने पूछा था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसका क्या क्या कैसे वो हमारे आम जीवन को प्रभावित करता है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ूंगी। फिर मैं आई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ पे मैंने इनको बताया कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अगेन मैंने कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे, आप देखो मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट फेज कैसे शुरुआत हुई, बलवंत राय कमेटी आई, देन 1977 टू 1919 एरा इसमें कौन कौन सी कमेटी आई, और फिर 1990 में LM सिंघवी की कमेटी आई जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। दैट्स व्हाट आई डिड। अच्छा, अब इसके बाद में आप आगे देखो, फिर मैंने क्या किया, मैंने बताया कि जो हमारे PRIs हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी तक जब से वो लागू हुए हैं तब से उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उसको भी लिखने के लिए मैंने एक अगेन एक यहाँ पे बना दिया और फिर से मैंने उसको अचीवमेंट्स करके यहाँ पे गोला बना दिया और फिर मैंने उसको जो जो भी अचीवमेंट थे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है तो एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है GS2 के पेपर में, इसमें स्पेशली फ्रॉम करंट। तो मैंने लिख दिया कि बिहार में 50% सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए हैं, और इसने कैसे कैसे हमारी क्वालिटीज़ को बढ़ाया, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे कैसे इन्हेंस किया है। तो मनरेगा लगा दिया यहाँ पे, ये कैन एड्रेस लोकल इशूज़ है। और दो मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे अभी नहीं कोट कर पाई थी जब मैं लिख रही थी, लेकिन आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे से ग्राम पंचायत है। अभी आप देखो ऑप्टिकल फाइबर पंचायत में आ रहा है, पूर्णिया में आई गेस की जो लाइब्रेरी हर जगह पे खुल गई है। तो उस तरह के जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना बिहार वाले या लोकल इशूज़ के, आप यहाँ पे पुटअप कर दो। तो जो करंट इशूज़ आप यहाँ पे पुटअप करोगे ना, अचीवमेंट ऑफ PRIs, तो उस एग्जाम में देख कर बड़ा खुश हो जाएगा। तो उस तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल दो। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट पेज में क्या टैकल किया, फिर मैंने लिखा कि चेंजेस क्या क्या आए जब से 73rd अमेंडमेंट आया है। उसके बाद मैंने बता दिया कि उससे क्या क्या हुआ, कि देखो बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो गई, इकोनॉमिक। अगेन फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखोगे फिर से मैंने यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स करके एक यहाँ पे लगा दिया है। मैंने कुछ वैसे पैराग्राफ्स में नहीं लिखा है कि क्या क्या चीज़ें हुई, जस्ट एक फ्लो चार्ट लगा के इनको दिखा दिया है कि इससे ये चीज़ों में अंतर आया है। अब आगे चलो। तो और यहाँ पे मैंने फिर इसको बता भी दिया है कि जैसे ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मैंने ये पिक्चर या ग्राफ का मैंने कोटेशन भी दे दिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हाउ इट अफेक्टेड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था। अब फिर आगे चलो। इसके बाद जब क्वेश्चन को आपको अंत करना है तो आपको इस क्वेश्चन को क्रिटिकली एग्जामिन करना था। तो अभी तक तो मैंने इसकी अच्छी चीज़ें बताई कि क्या क्या अचीवमेंट रही और कैसे कैसे, लेकिन फिर अब मैं यहाँ पे क्या टैकल करूँगी, मैंने यहाँ पे अब इसके चैलेंजेस बताए हैं। मैंने लिखा है कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि बाकी बची हुई हैं PRIs को ठीक करने के लिए। तो फिर उसको मैंने टैकल किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया चैलेंजेस को भी मैंने इस तरह से एरो बना करके कि फिनेंशियल डिपेंडेंसी है स्टेट गवर्नमेंट पे, इल डिफाइंड रोल हैं, कास्ट रिडन पॉलिटिक्स है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को करके मैंने जो जो चैलेंजेस आपको PRI में समझ आता हो आप यहाँ पे कोट कर दो। इसके बाद फिर आप आगे चलो। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं वहाँ पे नहीं कोट कर पाई थी, जगह की मुझे कमी पड़ गई थी। तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया कि ठीक है भाई, अदर इश्यूज़ और भी ये सारे हैं, लैंग्वेज बैरियर है, लोकल मैटर है, करप्शन है, रीजनलिज्म है, कास्टिसिज्म है। आप जो भी उस समय आपको ध्यान में आता हो आप लिख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, ये टैकल करने के बाद में मैंने बताया ठीक है क्रिटिकली एग्जामिन करना था, आप ये ध्यान रखिए। तो मैंने चैलेंजेस बताए, लेकिन मैंने बताया कि नहीं गवर्नमेंट भी अभी कुछ इनिशिएटिव ले रही है इन सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। तो मैंने जैसे इसमें लिख दिया, अगेन फिर से मैंने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे कि जैसे राजीव गांधी ग्राम सशक्तिकरण योजना है, 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायत डे मनाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए और अवेयरनेस उन लोगों के बीच में फैलाने के लिए। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने किया कि लिखा कि ठीक है हम ये मेजर्स ला रहे हैं लेकिन दीज मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमें अगेन देखो आपका मैंने यहाँ पे ला दिया मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास, कि ये मोटो तब तक नहीं पूरा हो जाता है जब तक आप PRIs की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं। तो ये लिखने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि
आगे इसको कैसे ले जा सकते हो, जो चैलेंजेस मैंने बताए आप उसे कैसे पूरा करोगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल वे फॉरवर्ड करके स्क्वायर बनाया और इसमें लिख दिया कि आप आगे कैसे स्किल ट्रेनिंग दे सकते हो, और 15th फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करके इफ़ेक्टिव वे में, और फिर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आगे का जो रास्ता है मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया। और एंड में और अच्छा हो अगर आप किसी कोट से या कोई जानते हो कुछ अच्छी लाइंस हैं जिससे आप अपने आंसर को एंड करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी का ड्रीम था कि इंडिया सोलिसाइड इट्स विलेज, तो हमें उसको उनके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए पेराइज को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अंत में ऐसा कुछ अच्छा सा कंक्लूजन कर दो कि जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े तो उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाए, ओ वाओ, ऐसी फीलिंग आए, तब जा कर के आपको कहीं अच्छे नंबर मिल पाएंगे। चलिए, ये तो एक रहा। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखा है, जो कि है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ कि है, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एनालाइज द वेरियस रिकमेंडेशंस गिवन बाय सरकारिया कमीशन टू मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, और केंद्र और राज्य के बीच तनाव को कम करने के लिए सरकारी आयोग द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों का विश्लेषण करें। देखिए, आपको शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल मीन्स कि इसमें क्वेश्चन के अंत में बोल रहा है कि आपको उसकी एनालिसिस करनी है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करना है, ठीक है। और अगर पहले वाले क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स आप पॉजिटिव निगेटिव भी दिखाओगे, एंड में आप बताओगे अपनी तरफ से कि ये चैलेंजेस और हैं और उन्हें टैकल करने के लिए आपका क्या सुझाव है, दैट इज़ वी से वे फॉरवर्ड, या आगे का और क्या रास्ता हो सकता है। अब एनालाइज करना है तो आप इसमें पूरे मुद्दे को न्यूट्रल होकर के रख दोगे कि ये मुद्दा है, और सबसे अच्छा होगा पॉलिटी में जो हम आंसर्स लिखते हैं आप करंट का, बिल्कुल जो चल रही हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे स्टेटमेंट देता है, आप वही एग्जाम्पल सीधे यहाँ पे कोट करो। जैसे मान लो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो आप ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का और सेंटर का रिलेशन आप देख करके बता सकते हो। बहुत सारे इश्यूज हुए हैं अभी रिसेंट में, पास्ट में, तो उस तरह की चीज़ों से आपके नंबर बढ़ेंगे। चलिए, तो फिलहाल हम ये आंसर को टैकल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच तनाव के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले आप देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ खास नहीं लिखा है। जैसे क्वेश्चन को आपको बहुत भूमिका नहीं बनानी है, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम होता है और एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड होता है कि आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मैंने क्या लिखा है कि जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था वो कैसे कैसे ग्रो हुआ, शुरू में कैसा था। तो शुरू में बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट हर जगह थी। इसके बाद में क्या हुआ कि बीच का जो एरा आया 67 टू 90, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। आप सभी लोग अवेयर होंगे, इमरजेंसी लगी और बहुत हर जगह गवर्नमेंट, ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस की ही है, अदर देन दैट चीज़ें बदल रही थी। तो बार्गेनिंग स्टेज आया बिटवीन सेंट्रल स्टेट, और 1992 टिल नाउ देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव सिचुएशन। तो इस तरह से मैंने करके पूरे एक डायग्राम में इनको बता दिया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का क्या हाल है, पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, बिना एक शब्द लिखे। एक तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, दूसरा एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट भी करता है कि आप कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब उसने पूछा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बाद में कि कौन कौन से एरियाज है जो आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं। तो फिर मैंने उसको किया कि मुझे सीधे सीधे नहीं लिखना था, मैंने उसको बता दिया भाई लेजिस्लेटिव भी हो सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो सकती हैं, फिनेंशियल रीजन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है। तो अगेन मैंने एक ऐसा एरो जैसा पिक्टोरियल डायग्राम से बनाने की कोशिश करके उनको बताने की कोशिश की है। चलिए, इसके बाद फिर क्या किया, मैंने रिसेंट का एग्जाम्पल लिया। जैसे एक जीएसटी का इशू आया था, जब हम लोग ये दे रहे थे कि सेंटर ने डिनाई कर दिया था कि भाई कोविड आ गया है और ये दैवीय आपदा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने जीएसटी का जो कलेक्शन था, अगर आपका 14% से लेस होता है तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, इसका जो उनका था उसको डिनाई कर दिया था कि दैवीय आपदा के प्रकोप के कारण हम ये नहीं कर सकते हैं। तो उस पर काफ़ी चर्चा और बहस हुई थी। एनीवे, तो फिर फार्मर प्रोटेस्ट उस समय बहुत चर्चा में था, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट है, तो वो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को दिखाता है कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी
का उस समय आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस चेंज की थी और मतलब वो स्टेट लिस्ट में इंटरफेरेंस करने जैसा था, तो मैंने उसका एग्जाम्पल कोट किया था। और ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे मैंने वेस्ट बंगाल वाला इंसिडेंट लिख दिया था, आप सभी उससे अवेयर होंगे कि क्या था। और जैसे सेंटर ने पूछा कि वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी को पीएमओ से अटैच करने के लिए, तो अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। एनीवे, देन ड्यूरिंग कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया था। तो आप देख रहे हो मैंने सारे एग्जाम्पल करंट से ले रखे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे तमिलनाडु इसको लागू करने से बहुत हिचकिचा रही थी, मतलब बहुत सारे जैसे ये लोग अपोज कर रहे थे। तो आप देखो नीट के बारे में, तो मैंने जो भी एग्जाम्पल ले रखे हैं तुरंत एकदम नए नए के ले रखे हैं, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पुराना एग्जाम्पल लेकर के बैठ जाओ। चलो एनीवे, वाटर शेयरिंग इशू, ये सब तो लक्ष्मीकांत और ये सारी जगह दिया हुआ है, लेकिन आपके आंसर में वो जो खोज रहे हैं वो ये है कि आप करंट से कितना रिलेट करके जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे आपकी जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, दोनों को क्लब करके आप कैसे बहुत अच्छा सा आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फिर लिखा कि ये सारे इश्यूज थे। अब सरकारिया कमीशन, आधा क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया और आधा क्वेश्चन का पार्ट था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस। तो वो तो स्टैटिक काइंड ऑफ पार्ट है और आप उसको देख करके पॉइंट वाइज में या जैसे भी आपको अच्छे से लिखना है आप लिख सकते हो। आई होप कि मैंने इसे बहुत अच्छे से नहीं कवर किया क्योंकि टाइम मुझे कम पड़ रहा था। तो आप देख लो कि फिर मैंने थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर दी है सेंटर स्टेट रिलेशन की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और मैंने उसको भी अगेन पूरा लिखा नहीं है। मैंने देखो आप एक मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि मैंने पूरा वर्ड्स में नहीं लिखा है, मैंने बस एक तरह से रिलेशनशिप, ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव ये कैसे चीज़ों को बदलती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है और सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट डायग्राम जैसा बना के मैंने चीज़ों को लिख दिया है। और इसके बाद में देखो अंत में देखो मैंने क्या लिखा है। देखो मैंने अंत में क्या किया है कि अगर कोऑपरेटिव विद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा, जो कि नीड ऑफ आवर है अभी हमारे टाइम का, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम परफॉर्म अच्छा करेंगे, दैट मीन्स वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड दैट मीन्स वी कैन सिक्योर एंड ऑल दिस टुगेदर दैट वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंडिया। तो आप इस तरह के कोटेशंस चीज़ें इकट्ठा करके अपने दिमाग में रख लो, कहीं कहीं या कॉपी में नोट कर लो, रोज़ पढ़ते जाओ। इस तरह की चीज़ों को आपको ऐड कर देना है, दैट विल इन्हेंस योर मार्क्स। आप पैराग्राफ में लिखोगे, एग्जामिनर बेचारा वो पढ़ते पढ़ते थक जाता है। मान लो बहुत अच्छा लिखा है, आपने वर्ड्स बहुत चीज़ें यूज की हैं, लेकिन उसको दिखेगा ही नहीं। तो उसे आपको इस तरह करना है कि ज़बरदस्ती दिखाना है, नहीं भैया देख लो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, आपको हाईलाइट करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो इसमें था फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे था। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देती हूँ। Strict model code of conduct is need of the hour to ensure free and fair election in India. Evaluate. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदर्श आचार संहिता समय की आवश्यकता है, मूल्यांकन करें। तो देखिए अगेन मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया कि एक कोटेशन से शुरुआत कर दी अब्राहम लिंकन जी की, बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। फिर मैं आगे चली, मैंने अच्छा हाँ, पॉलिटी के आंसर्स में आप आर्टिकल ना लिखो, ये तो गुनाह हो जाएगा। तो आप अपने जो भी आपको उस समय चीज़ें याद आती हों, जितना मुझे याद था, तो मैंने यहाँ पे अभी आर्टिकल का कर दिया कि ये कैसे कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करता है। ये आर्टिकल 324 है हमारा। इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करी है, और जो मेजर चैलेंजेस है मैंने उसको अगेन एरो लगा के कर दिया है कि मनी पावर और मसल पावर इन इलेक्शन, दीज आर 2 मेजर चैलेंजेस। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक कोड यूज किया है, वेंकैया नायडू जी का कोई कोट आया होगा रिसेंट के टाइम में कि मनी पावर जो है इलेक्शंस पे कैसे इफेक्ट करता है, तो मैंने उसको करके मैंने ये ऐसे लिख करके कोट कर दिया। फिर आप आगे चलो, फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी नीड ऑफ स्ट्रिक्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। तो देखो फिर मैंने ऐसे एरो बना करके जो जो चीज़ें थी, जो जो पॉइंट्स मुझे लिखने थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो आगे चलो, फिर मैंने जो कुछ इनके देखो रिसेंट के जो है ना चीज़ें, जैसे मैंने इसमें CVGIL ऐप लिख दिया है, स्वीप लिख दिया है, एनीवे नोटा तो पुराना है, VVPAT EVM ये सारी चीज़ें भी पुरानी है। तो जो भी कुछ आपको नया याद आए आप, जैसे हाँ बिहार में क्या किया है, बैन ऑन लिकर है, तो मैंने वो भी हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि बैन ऑन लिकर।
ठीक है, चलो एनीवे तो मैं देखो मैंने हमेशा हर जगह चीज़ों को पॉइंट्स में ही लिखा है और पैराग्राफ में बहुत कम लिखती थी और कोशिश करती थी कि चीज़ों को फ्लो चार्ट या वैसा डायग्राम में लिखा जाए। तो ये क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं अटेम्प्ट किया था। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, जो साइंस वाला हमारा क्वेश्चन होता है उस पे आते हैं। तो साइंस वाला जो क्वेश्चन था वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वो ये था कि अच्छा, इसमें एनर्जी से रिलेटेड था, मुझे अभी ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल 1 मिनट में आपको देख कर रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये है, कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए भविष्य में सतत सुलभ और पर्यावरणीय हितैषी ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता है। आप इस पे कमेंट करो। दैट मीन्स सस्टेनेबल, एसेसिबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी इज नीडेड इन द फ्यूचर टू मेंटेन द डायनामिक्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन के देखो मैंने कैसे टैकल किया है। सबसे पहले मैंने बताया है यहाँ पे कि जो हमारा एनर्जी का है, मतलब पाई चार्ट बना करके कि कितना कितना एनर्जी कहाँ कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से कितनी आती है, कोल से कितनी आती है, बायोमास से कितनी आती है, रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज कितना है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इंडिया की करंट पोजीशन लिख दी, ऐसा ब्लॉक बना करके कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है और हम कितना 84% इम्पोर्ट करते हैं। तो इस तरह के डेटा आप हाईलाइट कर दो ताकि उन्हें दिख जाए। अब देखो फिर मैंने आगे क्या किया कि मैंने लिखा कि हमें नीड क्यों है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो अगेन उसके लिए फिर मैंने कैसे लिखा है, एक सर्कल बना करके और फिर उसमें चीज़ों को कर दिया है कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो बहुत वल्नरेबल है और मतलब जो दिल्ली है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हो इसमें। फिर इसके बाद देखो मैंने कैसे डिफाइन कर दिया है, मैंने एक डेफिनेशन इनको दे दी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी फ्रॉम रिसोर्सेज ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं। अब मैंने डिफाइन कर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, एक लाइन में सिंपल इनको डेफिनेशन दे दी है। और उसमें भी मैंने यहाँ पर देखो जो काइंड ऑफ करके लिखा है ना, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया है कि काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कितने तरह की है वो इस तरह से कर दिया। चलो आगे फिर मैंने स्टेटस इसमें दिखा दिया। देखो इसको भी मैंने कैसे बताया है कि जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस है वो प्रेजेंट में कितना है और हमारे पास पोटेंशियल कितना है करने का। तो उस तरह से चीज़ों को मैंने लिख दिया है। अब आगे चलो, फिर मैंने लिखा है कि रीसेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या हैं आरई के क्षेत्र में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो मैंने बता दिया। देखो मैंने करंट का डेटा उठाया, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर विंड हाइब्रिड पार्क एट कच्छ गुजरात, उस टाइम में वो रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने दरभंगा का एक एग्जाम्पल ये वाला ले लिया, जैसे हमारे यहाँ लगाया गया था सोलर फ्लोटिंग प्लांट एट दरभंगा। तो इस तरह के जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना वो इसमें जोड़ दो, तब जा कर के कहीं आपको नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद देखो मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे वही जैसा बना करके लिख दिया कि 2020 तक हमारा एम इतना है, 2030 तक इतना है। ध्यान रखिए पुराना डेटा है, 1-2 साल 1.5 साल पुराना है, ओके। फिर ये इस तरह से हमारा ये एम है कि हम 2030 तक इतनी एनर्जी 60 गीगावाट विंड से ले आएंगे और 100 गीगावाट हम सोलर से ले आएंगे और 10 गीगावाट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इस तरह से करके मैंने यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया है। फिर आप देखो, अब देखो फिर मैंने यहाँ पे फिर कैसे किया कि हमें जो मेजर्स हैं मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया है और उसको डिवाइड करने के क्रम में कैसे किया। देखो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है और फिनेंशियल टूल क्या है। चलो फिर मैंने एक एक को यहाँ पे एक्सप्लेन करके कुछ कुछ के नाम लिख दिए। इसे मैं और अच्छे से लिख सकती थी, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, ऑफशोर विंड एनर्जी मिशन है, चीज़ों को जो जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं बिहार या सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे सृष्टि था, कुसुम था, आप सब उसमें जोड़ सकते हो। फिर आगे चलिए, फिर मैंने देखो यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है मैंने उसे कैसे लिखा है।
ये हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया। तो मैंने जस्ट एक यहाँ पे पिक्चर बना दी, नॉर्थ साउथ पोल कर दिया, और आप इसमें बता सकते हो कि इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ में ये हमारे सनशाइन कंट्रीज़ हैं। चलो, फिनेंशियल टूल हमारे क्या क्या हैं। फिर मैंने यहाँ पे चैलेंजेस फिर से मैंने लिखे, तो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, और इसके बाद मैंने हम लोग इसमें क्या क्या और आगे कर सकते हैं, इस तरह से करके मैंने यहाँ पे भी इसमें भी एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्योर है, श्योर है, सिक्योर है, तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करें। ओके, अब दूसरा प्रश्न था बायोटेक्नोलॉजी का। तो यह प्रश्न यह था कि आप बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगेन इसे एनालाइज करना था। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो। तो क्या समझते हो मतलब आप एग्जाम्पल बता सकते हो, डेफिनेशन बता सकते हो, कितने तरह की होती है। तो ये ले लो, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी का बताया, मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि किसी साइंटिस्ट का जो कोट है, या फिर अकॉर्डिंग टू साइंस, या कोई कैसे इसको डिफाइन करता है, आप उस तरह की एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख करके शुरुआत कर सकते हो। या फिर कोई कोटेशन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की नीड को दिखाता हो, आप उससे शुरुआत कर सकते हो। फिर आप देखो, फिर मैंने क्या किया है कि मैंने टाइप बताने के लिए कि कितने तरह का होता है, मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, रेड, तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना दी। फिर आप आगे चलो, फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि वाई डू वी नीड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगेन फिर से मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ही बना करके चीज़ों को लिखा है कि हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी को ध्यान में रखना है, और ब्लू इकोनॉमी को लेना है, और उस टाइम को कोविड-19 सारी चीज़ें थी, तो उससे ड्रग डिलीवरी, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ को टैकल करना था। तो नई नई जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें रिसेंट के आप डाल दो। चलो, इसके बाद फिर देखो, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल हो सकता है, कि किस किस सेक्टर में। तो फिर मैंने यहाँ पे सेक्टर करके सारे एनर्जी, फूड, मेडिकल, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऐसे करके लिख दिया है कि कहाँ कहाँ मुझे बेनिफिट हम लोग को पहुँचा सकता है। फिर हर एक सेक्टर को मैंने थोड़ा थोड़ा ना डिटेल में लिख दिया है कि इस सेक्टर में ये चीज़ें हैं, जैसे प्री हार्वेस्ट लेवल पे, पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे, और यहीं पे आप कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल दे सकते हो जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव चल रहे हो, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इनिशिएटिव हो, आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। फिर इंडस्ट्री और इस तरह से चीज़ें मैंने लिख दी हैं, लेकिन आप यहाँ पे और अच्छे से एग्जाम्पल कोट करके हर एक सेक्टर को दिखा सकते हो कि रिसेंट में ये सारी इनिशिएटिव्स चल रही हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज़ की है कि एक फिर से मुझे लिखना ना पड़े, मैं बहुत आलसी थी आंसर्स राइटिंग में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक देखो कि ये सॉलिड वेस्ट और ये चीज़ों को कैसे हम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट, ये कैसे चीज़ें होती हैं, इसे डिफाइन करने के लिए मैंने सिंपली ये दिखा दिया है कि आप सॉलिड वेस्ट से कैसे एनर्जी ले सकते हो थ्रू द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दिखा दिया मैंने। फिर फूड प्रोसेसिंग में अगेन फिर से यहाँ पे मैंने चैलेंजेस लिखे हैं कि ये एरिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे इंडिया के पास में इसकी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने के लिए इतनी सारी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम 70% ऑफ API जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और इस तरह के जो चैलेंजेस थे वो लिख दिया। अब देखो मैंने सोल्यूशन के लिए कैसे किया है। मैंने सोल्यूशन के लिए अगेन यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर बनाया है, ये ऐसे सोल्यूशन करके, और फिर उसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो ये देखिए कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हो ना रियल टाइम में, या इवन जब आपको मिलेगा, तो आंसर राइटिंग 1 या 2 दिन का नहीं है, आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। भले आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको 1-2 लाइन कुछ भी नहीं आता हो, आप क्वेश्चन लीजिए, आप सोचिए और अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो भी लिखना पड़ेगा। इस बार GS1 में क्या हुआ, हम कितने सारे करंट अफेयर तैयार करके गए थे मगर कुछ नहीं आया, लेकिन देखिए लिखने वाले लोगों ने 199 200 के लगभग भी नंबर 200 लगभग नंबर ले आए हैं कि नहीं लाए हैं उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं सोचिए, ये एक आर्ट है। अगर आपको लगेगा कि नहीं कंटेंट हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगी तब लिखूँगी या लिखूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवर। तो आपको शुरू करिए, और बहुत जल्द हम पीसेस प्रबोध ग्रुप से जुड़ करके ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की जाए। एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आप उससे जुड़िए
लिखने की कोशिश करिए और हम लोग भी पीछे से आपको हेल्प करेंगे, कमेंट करके बताते रहेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे इनिशिएटिव शुरू करते हैं। बट आई एम इन मूड ऑफ डूइंग दिस बिकॉज तभी आपको, जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, प्री तो आप किसी की भी स्ट्रेटेजी देख करके कुछ करके स्मार्ट वे से पास कर सकते हो, लेकिन मेंस नहीं। मेंस एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग इज द डिमांड ऑफ दिस BPSC मेंस टू क्वालिफाई। To qualify BPSC means you have to do rigorous means writing. Anyway, देखो अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ जैसे 5I करके लिख दिया है कि इसको इस तरह का 5I 5C या जो भी आपका है, आप इनोवेट, इन्वेंट, इंटेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन, ये मैंने फॉरवर्ड में लिख दिया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो स्मार्ट तरीके से, आंसर आप हाईलाइट करने के लिए थोड़ा औरों से अलग दिखे। ओके, अब एक क्वेश्चन आया था कि बिहार का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फूड इंडस्ट्री पे बेस्ड है, डिपेंड करता है। तो आपको इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को बताना था कि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिहार में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक कोट से शुरू किया। मैंने जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये कोट है और मैंने वहाँ से ये कि बिहार की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कभी कोई बात बोली थी, मैंने वहाँ से ये उठाया और डाला और वहीं से शुरू किया। फिर इसके बाद में मैंने बताया, डेटा डाल दिया है कि ये 88% हमारी जो इकोनॉमी का पार्ट है एग्रीकल्चर बिहार की। आगे चलो, इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे देखो मैप बना दिया। मैप बना के मैंने ये दिखा दिया कि बिहार का ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इस एरिया में होती हैं। आपको मैप देख लो, मेरा मैप मैंने बिहार का कैसा नक्शा बना रखा है। आप स्क्वायर ही बना दो वो भी चलेगा, जस्ट इंडिकेटिव होना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम होता है। आप मैंने गंगा को दिखा दिया और इस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दिखा गया क्या क्या कहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, एकदम एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैप और फ्लो चार्ट और डायग्राम वगैरह से आपके आंसर्स की खूबसूरती बढ़ती है और एग्जामिनर को भी दिखाई दे जाता है। चलिए, फिर मैंने क्या किया, फिर देखो मैंने बताया अगेन वही ट्रिक अपनाई है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो हेल्पफुल होती है। फिर आगे चलो, और चैलेंजेस अगेन फिर से वैसे ही मैंने लिख करके कर दिए कि भाई देखो ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, फिनेंशियल चैलेंजेस हैं और अदर्स हैं। अब मैं सब में घुस करके एक एक को क्लासीफाई कर दिया मैंने। अब फिर यहाँ पे सबके बारे में डिटेल में लिख दूंगी कि ये चैलेंजेस। अगर आप सीधे सीधे चैलेंजेस लिखोगे तो मे बी उसको दिखे नहीं, वो उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन ऐसे हेडिंग बना के कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, फिनेंशियल चैलेंजेस हैं और कुछ जो अदर एरियाज़ के चैलेंजेस हैं, इस तरह लिखोगे तो थोड़ा उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर मैंने लिख दिया। फिर मैंने बताए कि जो चैलेंजेस हैं उसके मेजर्स क्या क्या हैं। देखो यहाँ पे फिर मैंने एक फिगर बना करके उसको लिख दिया। फिर आप आगे चलो। फिर अच्छा, एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड, और एक्सट्रीम प्रिवेलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉल न्यूट्रिशन इन इंडियन सोसाइटी टर्न्स इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड इनइफेक्टिव। मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हो, और भारतीय समाज में बेरोजगारी और कुपोषण का व्यापक प्रसार भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अप्रभावी बनाता है। इस पे आपको कमेंट करना था। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर दिया, लेकिन कैसे किया, ऐसे लिख करके और यहाँ पे इसके साथ में एक सपोर्टिव डाल दिया कि ये जो हमारी यही मतलब होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। और मैंने कुछ खास नहीं लिखा, हालांकि आप कोई अच्छा सा इसका डेफिनेशन जैसे WHO या फिर और कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफाइन किया हो तो आप वहाँ से उठ करके कोट कर दो और वहाँ से अपनी शुरुआत कर लो। अब देखो मैंने अब बता दिया यहीं पे कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमने लाभ नहीं उठाया तो फिर उससे क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। तो मैंने बता दिया इसको ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना करके। मैं थोड़ा छोटा करके अब देख लो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड लीड टू दिस और ये कैसे हमारी चीज़ों को प्रभावित करता है अगर हमने इसे अच्छे से, यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे हमें प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जा सकता है अगर हमें इसे अच्छे से यूटिलाइज हमने किया तो। फिर देखो हाउएवर, अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हमारी क्या करंट में स्थिति क्या है, इंडियाज़ करंट पोजीशन। ठीक है, हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है
और उसके अकॉर्डिंग क्या डेटा है, हम सीरियस अगर कैटेगरी में आते हैं तो इस तरह से चीज़ें करके मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। फिर करंट चैलेंजेस, फिर से मैंने वैसे ही करके करंट चैलेंजेस में यहाँ पे दिखा दिया है कि करंट चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर आगे देख करके, फिर ये तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, टाइम कम पड़ गया होगा या जो भी कारण रहा हो। इनिशिएटिव्स मैंने अच्छे से दिखा दिए, लेकिन आप ऐसे इसको करके इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स क्या हैं, फिनेंशियल कैसे हेल्प ली जा रही है, इस तरह से बांट के डिवाइड करके लिखो। फिर ये दिखाने के बाद में मैंने बता दिया कि हमें कैसे इसे हार्नेस करना है। हार्नेस करने के लिए टू हार्नेस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमें होलिस्टिक अप्रोच लेना है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखो मैंने ऐसे ही पॉइंट्स बना बना करके छोटे बड़े इस तरह से चीज़ों को लिख रखा है। चलो फिर आगे आओ। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर में ऐसा था कि फ्लड और डिज़ास्टर पे था ये बेसिकली, कि अभी हमारे में जैसा जो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भारत में जल संसाधनों के असमान वितरण और मौसमी वर्षा के कारण सूखे, बाढ़ की जो कंडीशंस आ जाती है, उससे हमारा नेविगेशन सिस्टम कैसे प्रभावित होता है। और इस संदर्भ में ये बताना था कि जो नदी जोड़ो परियोजना है वो कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, फिर भी आप देख लो कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी कैसे लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो कुछ डेटा नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, तो मैं इसको अच्छे से नहीं कर पाई। लेकिन एक एग्जाम्पल, रिसेंट फ्लड इन महाराष्ट्र, चेन्नई फ्लड, ऐसे करके चमोली बस्ट, रिसेंट का एग्जाम्पल डाल दिया जो कि मुझे आता था उस समय, जो याद है। फिर मैंने कोशिश की कि इंडिया का मैप बना दूँ इसमें, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बना दिया। और ये देखो आप, इसमें दिखा दिया मैंने कि कौन कौन से फ्लडेड एरियाज़ हैं, कौन कौन से ये महाराष्ट्र के हैं, ड्रॉट प्रोन कौन सा रीजन है, और अगेन यहाँ पे फ्लड आती है। देख लो, तो एक स्कीमेटिक टाइप सा मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के एक चीज़ों को कन्वे करने की कोशिश की है। इसके बाद में जैसे फिर नदी जोड़ो परियोजना पे मैं आ गई और अपने बिहार का, बिहार कोसी मेची का मैंने इसमें एग्जाम्पल दे दिया। और बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बहुत अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, तो बेनिफिट्स कैसे हैं ये फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, और अंत में चैलेंजेस लिख करके, अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैं आ रही थी मैंने एक अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो इसी तरह आप इनोवेटिव होकर के जो भी डायग्राम, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना रोज़ रोज़, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने एक डायग्राम बना दिया था। तो दिस इज़ एंड ऑफ दिस कॉपी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और सारे जो हमारे पीसीएस प्रबोध ग्रुप में टॉपर्स हैं, आप उनको भी पिंग करके उनसे मैसेज करो, वो लोग भी दे विल कम फॉरवर्ड, और वो दिखाएंगे कि वो कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग कि आप खुद अपने आप शुरू करो, और हम लोग इस ग्रुप में मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि हम मेंस आंसर राइटिंग शुरू करें, और जो सबसे अच्छी कॉपी होगी उसे मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे लाके मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, जो सबसे अच्छा लिखा होगा, और उसको मैं बताऊँगी कि आपका प्लस पॉइंट ये था, निगेटिव ये है, और आप इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। तो और जो सारे कैंडिडेट होंगे उसको बेंचमार्क करके आप अपने आप को इम्प्रूव और एनालाइज कर सकते हो। चलो आज का ये वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए।